वेलकम अनदर वीडियो ऑफ एमएस बायोलॉजी। अगर आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इथियोलॉजी से, दैट इज़ एनिमल बिहेवियर के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के, जो कि आपके एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में भी दे रखा है। सो देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से सवाल इस टॉपिक से बन सकते हैं और क्या पॉसिबली आंसर उसका आप कर सकते हैं अगर आपने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं भी किया है तो भी। सो पहला ही क्वेश्चन है आपके सामने, दैट इज एनिमल कम्युनिकेशंस इन्वॉल्व दैट टाइप ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशन। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से टाइप का सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्वॉल्व होता है एनिमल के कम्युनिकेशंस में, विजुअल, ऑडिटरी, केमिकल्स एट्सेट्रा। सो एनिमल कम्युनिकेशंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जैसे दो, अगर सपोज कि ये कोई एक एनिमल ये है, दूसरा कोई एनिमल भी ये है, इन दोनों का आपस में किस तरीके से मैसेज का कन्वे हो रहा है, कोई भी वो तरीका जिससे कि आपस में एक दूसरे की इंफॉर्मेशन को ये रिसीव कर पाए और ये इसको रिस्पॉन्ड कर पाए, दैट इज़ कॉल्ड द कम्युनिकेशन। तो इन दोनों के बीच में कोई एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से रिलीज हो रही हो, ये इसको क्या करे, रिसीव करे और ये रिस्पॉन्ड करे, तो इस तरीके के वे को बोलते हैं आप कम्युनिकेशंस का फॉर्म। तो ऐसा किस किस तरीके से हो सकता है? डेफिनेटली देखने से भी होता है, देख करके भी। जैसे हम लोग अगर आपस अपनी ही बात करें तो हम लोग बहुत टाइम पे ऐसा कंडीशंस आता है जहाँ की बोलना पॉसिबल नहीं होता, तो कुछ इंडिकेट करते हैं, कुछ ऐसे साइन देते हैं कि हाँ आपको लेफ्ट मुड़ जाना है, राइट मुड़ जाना है, आपको खड़े हो जाना है। अपने हैंड से आप ऐसे इस तरीके से क्या करते हैं, जस्चर्स को करते हैं, राइट। तो विजुअल भी एक तरीके का क्या है, आपका सेंसरी है, दैट इज जो कि कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होता है। ऑडिटरी, दैट मीन्स आप बोल करके तो करते ही हैं, किसी को भी कुछ आपको समझाना होता है, लाइक जब ये क्लास ही में ले रहा हूँ तो यहाँ पे एक तरीके का इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, और आप जब ये वीडियो देखेंगे तो इस वीडियो के में बोले गए जो ऑडिट है, मीन्स वॉइस है, उससे आप क्या करेंगे, रिसीव करेंगे और उसको आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये भी एक वे है कम्युनिकेट करने का। केमिकल्स, जैसा कि हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ा है, फेरो हार्मोन्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो बहुत सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे लाइक एस हमारी ही बॉडी में एंडोक्राइनोलॉजी है या एंडोक्राइन सिस्टम है, जो कि डिफरेंट काइंड्स के ग्लैंड से मिलकर के बना हुआ है, और अलग अलग ग्लैंड्स अलग अलग हार्मोन्स को क्या करते हैं, सीक्रेट आउट करते हैं अलग अलग सिचुएशंस में। लाइक एस फॉर एग्जांपल, अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं और अचानक से हमको कोई मतलब कुत्ते ने दौड़ा लिया, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी में क्या होगा कि एक केमिकल निकलेगा, और वो केमिकल क्या करेगा, एक तरीके से हमें मैसेज देगा कि हाँ हमें तेज भागना है, अदरवाइज ये जो डॉग है, मीन्स जो कुत्ता है, वो हमको क्या करता है, बाइट कर सकता है, राइट। सो केमिकल भी इन्वॉल्व होता है कम्युनिकेशंस करने के लिए दो एनिमल्स के बीच में। सो दैट इज ABC, तीनों ही जो वे हैं या तीनों ही जो टाइप है, ये कम्युनिकेशंस में इन्वॉल्व होते हैं। दैट इज वाई आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ABC। डियर स्टूडेंट्स, आप एमपीपीएससी के जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसमें आपका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपके एग्ज़ाम में, बट उस नेगेटिव मार्किंग का बेनिफिट आपको लेने के लिए थोड़ा सा अप्रोचिव होना पड़ेगा। आप जो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जो आंसर्स आपको लगता है कि ये सही है, उसको टिक करने के साथ साथ में बाकी जो रिमेनिंग 3 ऑप्शंस आपके पास बच जाते हैं, उन रिमेनिंग 3 ऑप्शंस को भी आप देखिए कि क्यों वो गलत है, क्या वो गलत होने के लिए आपके पास प्रॉपर आंसर है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपके सही होने का जो रेट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। कई बारी होता है माइंडसेट में ये कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो थोड़ा-सा कैजुअल हो जाते हैं कैंडिडेट्स, और उनको लगता है चलो नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, जो भी समझ में आ रहा है फटाफट लगा करके निकल जाते हैं। ऐसी गलती आप एग्ज़ाम के टाइम पे मत कीजिएगा, बिकॉज़ नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस गलत हो जाएँगे तो आपको 40% स्कोर करना है, इस बात को भी आपको ध्यान देना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चन किसी भी कंडीशंस में सही करके आना है। अगर आप 40% स्कोर नहीं करेंगे तो डेफिनिटली आप वैसे ही बाहर हो जाएँगे। 40% स्कोर करने वाले से ही क्या होगा, मेरिट बनेगी। जितने लोगों ने हाईएस्ट स्कोर किया हुआ होगा उसके बाद से चल करके फिर क्या होगा, आपका कट ऑफ जारी होगा। तो 40% आपको स्कोर करना ही है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। कुछ परसेंट का छूट है वहाँ के एमपी वाले कैंडिडेट्स के जो कि कैटेगरी से बिलोंग करेंगे, लेकिन आप आपके लिए सजेशन सही है कि आप 40% का टारगेट अपने मन में रख के चलिए कि एटलीस्ट 40% आपको स्कोर करना है, अदरवाइज तो फिर एग्जाम देने का कोई मतलब नहीं बनता। तो क्वेश्चंस को आप जब भी सॉल्व करें तो उस पर पहले अच्छे तरीके से टाइम दें, और टाइम है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम रहेगा अच्छे से। 3 घंटे का पेपर है और आपको 150 क्वेश्चंस ही मिलेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो 150 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके 180 मिनट्स दिए गए, 30 मिनट का मार्जिन है आपके पास यहाँ पे, और बहुत आसानी से एमपीपीएससी या किसी भी स्टेट का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होता है, उनमें जो क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली वन लाइनर होते हैं। आपको बहुत आसानी से 1 मिनट में पढ़ने में
कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको पढ़कर समझना है और उस क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करना है। इथियोलॉजी में दैट मीन्स एनिमल बिहेवियर में अगर आप बहुत सारा चीज़ को नहीं भी पढ़े हैं, आप अपने ही बिहेवियर को अगर आप समझते हैं तो उसको समझ करके भी कॉमन सेंस लगा करके भी आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सो ज़रूरी नहीं अब तक जिस इस एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, उनकी काबिलियत पे कोई डाउट नहीं किया सकता है बिकॉज़ सब लोगों ने मास्टर्स किया हुआ है, सब लोगों ने नेट क्वालीफाई किया है, किसी लोग के कुछ लोग होंगे जो स्टेट का एसईटी एग्ज़ाम क्वालीफाई किए होंगे, तो वो सब लोग पढ़े लिखे हैं। बट ये है कि हो सकता है कि अलग-अलग आप ऑक्यूपेशंस में होंगे, अलग-अलग काम में बिज़ी होंगे, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पा रही होगी, रिवीजन नहीं हो पा रहा होगा, इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा और आपने अब तक जो नॉलेज गेन किया हुआ है, उस नॉलेज के गेन के बेसिस पे फिर अपना आप अप्रोच लगा कर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ अ सिग्नल इज लॉन्ग लास्टिंग एंड वर्क एट नाइट। पूछ रहा है कि इनमें से जितने भी वे ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, इन सभी में से सबसे ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक कौन चलेगा, मतलब किसका इम्पैक्ट रहेगा और जो कि नाइट में भी क्या करता हो, काम करता हो। तो ऑब्वियसली नाइट की बात यहाँ पे कर दिया तो विजुअल तो पहले ही खत्म हो जाएगा, राइट। इलेक्ट्रिकल की बात करें तो ये तो कोई कम्युनिकेशंस का बहुत अच्छा वे है नहीं, और टेक्टाइल की बात करें तो ये भी नहीं है। यहाँ पर आता है फिर ऑडिटरी की और ऑल्फैक्टरी की। ऑडिटरी का है क्या कि ये मान लीजिए नाइट में काम तो करेगा, आप आवाज़ अगर देंगे तो नाइट में अच्छे से सुनाई देगा। लॉन्ग लास्टिंग की अगर बात करें यहाँ पे, तो अगर ऑल्फैक्टरी और ऑडिटरी में दोनों में अगर कंपेरेटिवली किया जाए, ऑल्फैक्टरी का मतलब हो गया कोई खुशबू है, राइट। जैसे सपोज कीजिए कि आप किसी एक रूम में हैं और उस रूम में कोई बहुत अच्छी परफ्यूम या बहुत अच्छा कोई रूम फ्रेशनर जो है वो क्या किया गया है, स्प्रे कर दिया गया है, राइट। उसका जो इम्पैक्ट होगा उस रूम में लगभग घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का होगा अगर आपने विंडो मतलब एयर एक्सचेंज नहीं हो रही है तो। लेकिन अगर आप कोई आवाज़ मतलब कोई बात अगर आप करते हैं, कुछ अगर आप बोलते हैं, तो वो बहुत शॉर्ट टाइम तक के लिए इम्पैक्ट करता है। जैसे ही बोलने वाला बंद हो जाएगा, मतलब जो सोर्स ऑफ साउंड होगा वो बंद होगा, आपको सुनाई देना क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये दोनों ही वे आपके नाइट में तो काम करेंगे, लेकिन दूसरा फैक्टर यहाँ पे क्या है लॉन्ग लास्टिंग का, जो मतलब जो खुशबू होती है, जो फ्रेग्रेंस है, वो उसका इम्पैक्ट आपको लॉन्ग टाइम तक रहता है एज कम्पेयर टू द ऑडिटरी के, दैट मीन्स साउंड के। तो दैट इज भाई ये ऑप्शंस भी क्या होंगे, गलत हो जाएंगे, और ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, विल बी द राइट आंसर। आप इसको अच्छे तरीके से इमेजिन भी कर सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं कि हाँ कैसे ये सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन है केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एनिमल दैट सर्व एज अ कम्युनिकेशंस टू अनदर एनिमल ऑफ द सेम स्पीसीज इज कॉल्ड। पूछ रहा है कि एक ही स्पीसीज, मान लीजिए कि आपका कोई स्पीसीज एस है और इसके दो मेंबर हैं दैट इज ए एंड बी, और इन दोनों में आपस में क्या करना है, कम्युनिकेट करना है। तो उस कम्युनिकेशंस के लिए यहाँ पे कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। मान लीजिए वो आपका केमिकल सी है, उसी केमिकल का नाम ये पूछ रहा है। ऐसे केमिकल्स को फेरो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। एनिमल बिहेवियर का बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही इजी सा सवाल है ये। सो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकी किसी के बारे में डिस्कस और चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फेरो हार्मोन्स जनरली लाइक एज ए केमिकल दैट इज हार्मोन्स के तरीके से ही होता है। उनका भी काम कम्युनिकेशन करने में होता है, इनका भी कम्युनिकेशन करने में, बट स्लाइटली डिफरेंसेस होते हैं। आपको जब इंडोक्राइनोलॉजी पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कंपेरेटिव एनालिसिस करा देंगे कि दोनों में क्या चीज़ें डिफरेंट हैं। नेक्स्ट आपसे सवाल पूछा जा रहा है, लॉस ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई दैट कन्वे अ लिटिल और नो न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। पूछ रहा है कि अगर ऐसा कोई, सपोज कि मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हुए हैं और यहाँ पे कुछ भी एक्टिविटी हो रही है, राइट, और ये एक्टिविटी आपको रिपीट, मतलब बार बार वही एक्टिविटी रिपीट हो रही है, तो ये एक्टिविटी से आपका जो रिस्पॉन्स है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। दैट मीन्स आपको कोई स्टिमुलेट ना करे रिस्पॉन्स करने के लिए, कोई नई इन्फॉर्मेशन अगर आपको ना दे, तो उसे आप क्या बोलेंगे। ये बहुत ही कॉमन सा एग्जांपल है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप एक रूम में पहले क्या करते हैं, एंटर करते हैं, राइट। इस रूम में ऑलरेडी बहुत ही अच्छा कोई एक अगरबत्ती जली हुई थी और उसकी खुशबू आ रही थी। तो इनिशियली जब आप इस रूम में एंटर करेंगे तो आपको उस रूम की खुशबू बहुत अच्छे से क्या करेगी, महसूस होगी। आप बहुत अच्छा फील कर पाएंगे कि हाँ यहाँ पे बहुत अच्छी खुशबू है। लेकिन अगर आप इस रूम में काफ़ी देर तक, आधे घंटे 1 घंटे तक स्टे कर जाते हैं, तो धीरे धीरे वो खुशबू आपको नेग्लेजिबल हो जाती है। फिर आपको पता नहीं चलता कि हाँ यहाँ पे खुशबू है भी कि नहीं है। इट्स कॉल्ड यूज टू, इट्स कॉल्ड हैबिचुअल, इट्स कॉल्ड हैबिटेशन, राइट। तो
किसी चीज़ को जब इनिशियली आप एक बार पहले रिसीव करते हैं तो वो आपको सेंस करती है, लेकिन वही इन्फॉर्मेशन अगर आपको जब बार-बार मिलना शुरू हो जाती है तो फिर आपकी बॉडी उसको अडॉप्ट कर लेती है। फिर वहाँ से कोई सेंसेशन नहीं आता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती। ऐसी चीज़ों को बोलते हैं दैट इज़ द हैबिचुएशन, नॉट अडॉप्टिंग। अडॉप्टिंग गलत हो जाएगा, स्पेसिंग गलत हो जाएगा, कंडीशनिंग गलत हो जाएगा, इम्प्रिंटिंग गलत हो जाएगा। हैबिचुएशन जो होगा वो आपका क्या है, सही आंसर्स है। बहुत बार ऐसा एग्ज़ाम्पल आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जहाँ कहीं पे रह रहे हैं, वहाँ पे बगल में ही कोई एक ऐसे मोटर पार्क है, वहाँ पे नॉक-नॉक होता है, राइट? तो इनिशियली जब आप आएँगे तो आपको शायद हो सकता है वो आवाज़ डिस्टर्ब करे, लेकिन 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन के बाद जब आप डेली वही साउंड सुनेंगे तो फिर आपका ध्यान वहाँ की तरफ नहीं जाएगा। आप उसके लिए यूज़्ड टू हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं कि हाँ, ये होता ही है, तो आपके दिमाग को उतना इन्फॉर्मेशन वो नहीं देगा। सो आंसर दैट इज़ ई ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चंस में आपको 4 से ज़्यादा ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट आपका जो एग्ज़ाम होगा वहाँ पे सिर्फ 4 ही ऑप्शंस मिलेंगे और उन चारों ऑप्शंस में से कोई आपको एक सही करना रहेगा, नेगेटिव मार्किंग वहाँ पे नहीं होगी, राइट? सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी क्लासिफाइड एज हैबिचुएशन। जो ऊपर का क्वेश्चन था उसी को लेकर के यहाँ पे दे दिया गया है कि आप किसको हैबिचुएशंस के कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या दे रहा है, यू एंटर अ रूम एंड हियर अ फैन मोटर, आफ्टर अ पीरियड ऑफ अ टाइम यू आर नो लॉन्गर अवेयर ऑफ दैट मोटर नॉइस। बोल रहा है कि आप एक रूम में क्या करते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे कोई मान लीजिए फ़ैन चल रही होती है और इस फ़ैन के चलने की आपको आवाज़ सुनाई देती है इनिशियली। मान लीजिए आप ये हैं, आपने यहाँ पे एंटर किया और ये आपका क्या चल रहा है, फ़ैन चल रहा है और ये फ़ैन का आवाज़ आपको इनिशियली सुनाई देता है। लेकिन जब आप उसी रूम में आधे घंटे 1 घंटे आप स्टे कर जाते हैं तो ये फ़ैन का आवाज़ आपके माइंड को नोटिस नहीं कराता, आप उसको लेकर के नोटिस नहीं करते हैं, राइट? सो दूसरा है, यू हियर अ हॉर्न व्हाइल ड्राइविंग योर कार एंड यू स्टेप ऑन द ब्रेक बट नॉइज़ द साउंड came from a side street, you resume your it's your previous speed। पूछ रहा है कि इस तरीके से कि अगर आप एक कार को ड्राइविंग कर रहे हैं और एक हॉर्न बज रहा है और आप यू स्टेप इन द ब्रेक एंड बट नॉइज द साउंड केम फ्रॉम द स्ट्रीट साइड। आपको लगता है कि आप वहाँ पर रुके, लेकिन साइड आवाज़ जो हो रही है वो साइड से आ रही है और ऐसा लग रहा है कि आपकी जो प्रीवियस स्पीड थी वो फिर से क्या हो गई, रिज्यूम हो गई है। सो नेक्स्ट दे रहा है कि वन मॉर्निंग यू अवेक टू a big beep beep from a garbage truck working on a new early morning schedule। आपसे पूछ रहा है कि जहाँ आप कहीं स्टे किए हुआ पहली वाली मॉर्निंग जो है वहाँ पे आप सुबह उठते हैं क्योंकि वहाँ पे एक गार्बेज है और वहाँ पे बीप बीप की आवाज़ आती है। द नेक्स्ट वीक ऑफ द गार्बेज ट्रक अराइव एट द सेम टाइम एंड मेक द सेम नॉइज बट डज नॉट वेक अप यू। उसी सेम जगह पे ही अगले अगले सप्ताह तक आपका उसी गार्बेज में ट्रक आपका आता है, सेम नॉइज़ करता है, लेकिन फिर आप उसकी आवाज़ से उठ नहीं पाते हैं या उठते नहीं हैं। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आप देखिए, ए और जो सी है वो आपको क्या कर रहा है, दैट इज़ बता रहा है कि हाँ, हैबिचुएशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है। बी ऑप्शंस उतना सही नहीं है। सो यहाँ पे ए और सी दोनों का स्टेटमेंट यही दे रखा है कि किसी भी चीज़ को जो फर्स्ट टाइम आपके पास आती है तो आप उसको क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन जब आप उसको लगातार लॉन्ग टाइम तक के लिए क्या करते हैं, रिसीव करते रहते हैं, तो उस चीज़ को लेकर के फिर आपका माइंड कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, आपकी बॉडी कोई रिस्पॉन्स नहीं करती, जस्ट बिकॉज ऑफ यूज टू हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो होगा इसके लिए डी सही हो जाएगा, ए एंड सी ओनली। अगला सवाल है, द टाइप ऑफ लर्निंग दैट कॉजेज स्पेशली ट्रेन्ड डॉग टू सलाइवेट व्हेन दे हियर बेल्स इज कॉल्ड। बहुत बारी ये सवाल पूछा गया है कि सपोज कीजिए कोई स्कूल है, स्कूल की वहाँ पे घंटी मतलब इंटरवल का टाइम होता है, घंटी बजती है और उस टाइम पे मतलब बच्चे खाना खाने के लिए आते हैं और वहाँ पे कुछ लोग उसको खाना देते हैं कुत्ते को। तो रेगुलर बेसिस पे टाइम पे वो उसके माउथ में क्या होता है, जैसे कुछ भी देख, जब हम लोग कुछ खाने से पहले कुछ देखते हैं, लाइक आप ऐसे मार्केट से जा रहे हैं और अगर कोई स्वीट की बहुत अच्छी दुकान है तो आपको मिठाई देख करके सलाइवेशन होना शुरू हो जाता है कि हाँ, अब हमको ये खाना है। तो उसी से ये पूछा जा रहा है कि हाँ, क्या है ये। तो बेसिकली पूछ रहा यही है कि अगर कोई मान लीजिए कि द टाइप ऑफ लर्निंग दैट कॉजेज स्पेशली ट्रेन्ड डॉग, कोई एक ट्रेन्ड डॉग है टू सलाइवेट व्हेन द ईयर बेल इज कॉल्ड। मतलब कि उस डॉग को ये ट्रेनिंग दी गई है कि जब भी कोई घंटी की आवाज़ सुनाई देगा, उसके माउथ से क्या होगा, सलाइवेशन शुरू हो जाएगा, उसको ये लगेगा कि हाँ, अब हमको क्या है, खाने के लिए कुछ मिलेगा। ऐसे ट्रेनिंग को या फिर ऐसे कंडीशंस को बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है, राइट? सो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसके लिए, सही हो जाएगा।
डियर एस्पिरेंट्स, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो एमएस बायोलॉजी की तरफ से टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराए जा रहे हैं। और ये टेस्ट सीरीज का कुछ डिटेल जो है वो ब्रीफ यहाँ पे आपको दे सकता हूँ मैं। ये 500 रुपीज़ का टेस्ट सीरीज है जो कि यूनिट वाइज होगा, सारे यूनिट का टेस्ट होगा आपको। और इसमें आपको टेस्ट पेपर जो होंगे वो दिए जाएंगे और इसके साथ साथ में उसका आंसर की दिया जाएगा। और इसके साथ साथ में जो आपका टेस्ट पेपर होगा उसके उसको डिस्कस करने के लिए लाइव क्लासेस भी लगाई जाएंगी। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आपको जो एम एस बायोलॉजी के चैनल पे नंबर दे रखा है, दैट इज़ 8318917792 पे। आपको इस पे क्या करना, व्हाट्सअप मैसेज करना है और अपने नाम के साथ में कि आप इंटरेस्टेड हैं। फिर इसके बाद आपको एक फॉर्म मिलेगा, आप उसको फॉर्म को फिल करेंगे, फिर आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड किया जाएगा। बाकी सारी फर्दर डिटेल्स जो होंगी वो वहीं से आपको कम्युनिकेट किया जाएगा। ये टेस्ट सीरीज आपका 5 जुलाई से मीन्स कल से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। शेड्यूल जो है वो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से रहेगा। दैट इज यूनिट नंबर फर्स्ट का टेस्ट आपको लिया जाएगा 5 तारीख को। इस पेपर का डिस्कशन 7 को किया जाएगा और इसके बाद सेकेंड यूनिट का डिस्कशन जो होगा वो 8 को, टेस्ट जो होगा वो 8 तारीख को किया जाएगा। इसका डिस्कशन 10 तारीख को किया जाएगा। थर्ड यूनिट का जो है वो टेस्ट आपका 11 जुलाई को है और इसका डिस्कशन 13 जुलाई को किया जाएगा। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी के 14 को। इस तरीके से करते करते 1 अगस्त तक हम लोग पूरा यूनिट का कंबाइन कर लेंगे और इसके बाद लास्ट में एक टेस्ट होगा कंबाइंड टेस्ट, जो कि 2 तारीख को होगा। और इसके बाद एक दिन का आपके पास गैप होगा, उसमें आप ट्रेवल करेंगे। आप हो सकता है कि आप एमपी से बाहर के हों या एमपी में भी हो तो आपको जाना तो पड़ेगा ही। तो आप थर्ड को आप ट्रेवल करेंगे और आपको जाकर के 4 तारीख को आपका क्या है, एग्ज़ाम होगा। तो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपके एग्ज़ाम से पहले सारी यूनिट कवर हो जाए, इंडिविजुअल एज वेल एज कंबाइंड। सो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपनी प्रिपरेशंस को और बूस्ट अप कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।